वाराणसी जो भारत की एक स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में इसे जाना जाता है, एक ऐसा शहर है जहां गंगा के पवित्र पानी सल्वेशन का वादा करते हैं और पुरानी घाट संतों की प्रार्थनाओं से गूंजती है। सिटी ऑफ एनलाइटमेंट के रूप में प्रसिद्ध ये शहर लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है, जो यहाँ के मंदिरों, आश्रमों और जीवंत रीति रिवाजों के बीच मोक्ष की तलाश करते हैं। ये वो जगह है जहाँ विश्वास और परंपरा एक दूसरे से मिलती है, जहाँ हर कोने में गंगा की शांत धारा से लेकर तीर्थ यात्रियों और शाखाओं से भरपूर गलियों तक एक अलौकिक छाप महसूस करवाती है। लेकिन इस पवित्रता के पीछे एक भयंकर वास्तविकता छिपी हुई है, एक अपराध की काली दुनिया जो इसकी पूर्ण भूमि की छाव में बढ़ रही है। एक 7 दिन के दर्दनाक किस्से में एक युवा लड़की की कठिनाई को दिखाते हैं। वाराणसी की पवित्रता एक कठिन सत्य की छाया में धुंधली हो चुकी है। ये शहर जिसे गंगा में पाप होने के लिए जाना जाता है, वो शोषण का अड्डा भी है, जहाँ कैफेज, होटल्स और गोडाउन्स एक अत्याचार के खेल का पटभूमि बनते हैं। 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2025 तक ऑलमोस्ट 144 आवर्स, उस 144 घंटों में एक कॉलेज स्टूडेंट पर लगातार अटैक हुआ। मैं यहाँ पे सिर्फ अटैक बोल रहा हूँ, आप समझ जाइए, ठीक है। लगातार अटैक हुआ, उसे ड्रग्स देकर 30 लोगों द्वारा अटैक किया गया। एक्चुअली 30 लोगों ने खुद से जाके उनके ऊपर अटैक किया और कॉन्टिनेंटल कैफे की चमक धमक से लेकर शहर के अंधेरों गली तक घसीटते घसीटते फिराया गया। ये सिर्फ ऐसा शहर नहीं है जहां लोग गंगा किनारे शांति ढूंढते हैं, बल्कि वो जगह भी है जहां अपने ही स्टैब्लिशमेंट की दीवारों के अंदर चीखें दबा दी जाती है। जहां एक चाउमीन बेचने वाले अनमोल गुप्ता नाम के कैफे के मालिक ने मॉडर्निटी के नाम पर एक बड़े सेक्स रैकेट चलाता है। जब हजारों लोग गंगा के किनारे शांति ढूंढते हैं, उसी शहर की गलियों में ड्रग्स, नशा, ब्लैकमेल और धोखे का एक संसार छुपा हुआ है। ये एक तेज विपरीत ताकत का उदाहरण है। एक तरफ दैव वचन, दूसरी तरफ इंसानियत की पतन की भयंकर सच, जहां मोक्ष की आशा एक बीतती हुई अंधेरे राह के साथ चलते हुए कभी धुंधली हो जाती है, तो कभी नई रोशनी की तलाश भी वो करती है। एक लड़की थी वाराणसी की, वो कॉलेज स्टूडेंट थी, ट्रक ड्राइवर की बेटी थी। जिंदगी फुल स्ट्रगल भरी थी। बाप ने हर एक पैसा अपनी बेटी के ऊपर समर्पित कर दिया। बेटी के सपनों के लिए उन्होंने हर कुछ त्याग किया। उन्होंने कोई कंफर्ट की मांग नहीं की, ना कोई उन्होंने कंप्लेन की। और उनकी बेटी सिर्फ पढ़ाई नहीं, बैडमिंटन की धमाकेदार प्लेयर भी थी, जमीन से जुड़ी पर निगाह है आसमान पे। उनका सपना था एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉलेज में जाना, नेशनल लेवल पे खेलना, बाप के लिए मेडल, माँ के लिए घर और छोटी बहन के लिए आस्था लाना। लेकिन फिर वाराणसी के अंधेरे ने उसकी रोशनी चुरा ली। एक सपना जो इंस्पिरेशन बना था, वही अब सवाल बन गया। ये शहर जो देव देवियों का है, वो एक बेटी को सुरक्षा क्यों नहीं दे पाया? 7 दिन तक वो दुष्कर्म हुआ उनके साथ। किसने किया था? यह सब और सबसे बड़ी बात, क्यों? और सजा किस बात की मिली उन्हें? अब क्वेश्चन ये है, क्या करीबी ही उनकी दुश्मन थी? अप्रैल 4, 2025 को वाराणसी की सड़कों पे मिलती है वो, बेहोश, टूटी हुई, पहचान से परे। 7 दिन तक झेलती रही वो हर बुडर जो इंसानियत के नाम पे थूक था। ड्रग्स, मार, ट्रॉमा, जो कुछ भी हो सकता था, सब हुआ उसके साथ। जो बैडमिंटन कोर्ट की शेरनी थी, अब एक खाली जिस्म बन चुकी थी, हर कोने से थक चुकी, हर रूप से टूटी हुई। जब घर वापस आई, लगा जैसे राख बची हो। सुकून नहीं, सिर्फ सवाल मिले, इतना सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? उसका वापस आना खुशी नहीं, एक जख्म था, जो सिर्फ उसके लिए नहीं, उसकी पूरी घर के लिए था। अब देख लेते हैं ये जो 29 मार्च से 4 अप्रैल में एग्जैक्ट क्या हुआ उनके मम्मी पापा के साथ, क्या उनके मम्मी पापा ने क्या क्या कोशिश की, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उनकी लड़की गायब हुई। सिमिलरली माँ बाप का दुनिया से भरोसा भी गायब हो गई। 6 दिन तक माँ बाप पागल हुए, ढूंढते रहे, गली, हॉस्पिटल, हर जगह, हर कोने में। और पुलिस पुलिस तो कुछ सुन ही नहीं रहा था उस टाइम पे। कल आना, देखते हैं, जैसे पुलिस बोलता है सबको कि कल आ जाइए, देखते हैं, यही जवाब दिया। माँ ने रात भर नींद नहीं ली, हर दोस्त के घर छापा मारा, हर दरवाजा पे उम्मीद लेकर गई, लेकिन बेटी का कोई पता ही नहीं। फिर 4 अप्रैल को वो मिली, बेहोश, जिंदा पर आधी मुर्दा। जब उसने अपनी कहानी सुनाई, माँ बाप अगेन सीधा पुलिस स्टेशन दौड़े। और फिर भी सिस्टम का हाल वही, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, कोई एविडेंस नहीं हुआ और ना कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुआ। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है जो कैची है। देखिए, जब ये 29 मार्च को गायब हो गए, तो तब इनके जो मम्मी पापा पुलिस स्टेशन जाके एक बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए अप्रोच किया था। उस टाइम पे पुलिस ने एक जनरल डायरी लिया था, एफआईआर उस टाइम पर रजिस्टर नहीं हुआ था, दिया था जनरल डायरी। तो पुलिस को तो ये सब पता था, राइट। और ये जो 4 अप्रैल को ये लड़की को एक रोड पे मिली, ठीक है, उस लड़की वो रोड में पड़ी थी।
उसके बावजूद पुलिस ने जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट नहीं की। अब क्वेश्चन ये है, ये क्यों नहीं हुआ? ये कहानी शुरू होते हैं 19 मार्च की शाम को, जब एक यंग कॉलेज गर्ल अपने स्पोर्ट्स के ड्रीम के साथ वाराणसी की क्राउडेड स्ट्रीट में अपनी फ्रेंड के घर से आ रही थी। राज विश्वकर्मा, जो उसका एलिश फ्रेंड था, उसे मिला और स्वीट बॉक्स के साथ उसे लंका एरिया के एक कैफे में लेके गया। सोची थी कैजुअल हैंगआउट होगा, बट ये एक डेंजरस ट्रैप था। ये था फर्स्ट स्टेप उस हॉरिफाइंग वीक का जो उसकी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर दी। मार्च 29 से अप्रैल 4 तक ऑलमोस्ट 144 आवर्स, उस 144 आवर्स के लिए उस लड़की ने वो दर्द सहा जो एक कॉमन इंसान सोच भी नहीं सकती। ड्रग्स देकर उसे बेहोश रखा गया ताकि वो रेजिस्ट ना कर सके। उनके साथ रिपीटेड दुष्कर्म किया गया। उनकी आवाज वाराणसी के डाउट्स कॉर्नर में दबा दी गई। परपिट्रेटर्स उसे एक पॉन की तरह मूव करते रहे। 6 कैफेज, 3 होटल्स और कुछ क्रीपी गुडाउन्स में। कॉन्टिनेंटल कैफे, जो अनमोल गुप्ता का मॉडर्न लुकिंग डीन था, क्राइम का मेन हब था, जहां कलरफुल लाइट्स के पीछे गंदा खेल चलता है। मतलब वहां पे ड्रग्स, चरस, गांजा, दारू, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दैट मीन्स वुमेन ट्रैफिकिंग स्पेसिफिकली, तो वो सब वहाँ पे चलता था। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वाराणसी में चलता है। आप अपने आसपास देखिए, उस एरिया में छोटा छोटा काम होता है, और ये जो जितना बार्स होता है, ये सब में ये सेम चीज़ होता है। अब बैक टू आवर टॉपिक अगेन। लंका, नारेश्वर, मलाडिया, औरंगाबाद, सिगरा, हर जगह उसे ले जाया गया, जहाँ ड्रग्स के नशे में डूबे प्रेडिटर्स ने उसकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया। हर दिन में ऑलमोस्ट 3 बार, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, रात में डिनर, तो उसी तरह दिन में 3 बार नए मॉन्स्टर, नए असॉल्ट्स और नए थ्रेट्स, ब्लैकमेल थी। उसकी असर्ट के वीडियोस बनाए गए, उसे चुप रहने के लिए फोर्स किया गया, उसे डेथ थ्रेट्स दिया गया। उन्होंने एस्केप की कोशिश की, बट डर और कंफ्यूजन ने उसे हर बार नए कमेंडर के हाथों सौंप दिया। कभी मॉल के कॉरिडोर में, कभी डेजर्टेड वेयर हाउसेस में, जहां उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। ये क्राइम का स्केल शॉकिंग था। एक नहीं, 23 परपेट्रेटर्स का एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था जो उस लड़की की इनोसेंस और लोनलीनेस का शिकार बनाया। ये कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं था, बल्कि अनमोल गुप्ता का मास्टरमाइंडेड सेक्स ट्रैफिकिंग का रैकेट था। और अब कॉन्टिनेंटल कैफे के नाम पे ये गंदा धंधा चला रहा था। परपेट्रेटर्स का एक मिक्स्ड ग्रुप था, 20-25 साल के लड़के, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स थे, कुछ मैकेनिक्स है, मतलब जो कार रिपेयर शॉपिंग में काम करता था वो लोग भी थे, कुछ शॉप वर्कर्स थे, एक तो एलएलबी का भी स्टूडेंट था। राज विश्वकर्मा, समीर, आयुष, सुहेल, दानिश, साजिद, जाहिर, इमरान, ये सब इन्वॉल्व थे। कभी ल्योर करके, कभी असॉल्ट करके, या फिर वीडियो से ब्लैकमेल करके उसकी वल्नरेबिलिटी का फुल फायदा उठाया उन लोगों ने। एक यंग लड़की जो अकेली थी सिटी में, ड्रग से उसकी रेजिस्टेंस टूटी और थ्रेट्स ने उसकी स्पिरिट क्रश कर दी। ये नेटवर्क वाराणसी से पटना और कलकत्ता तक फैला हुआ था, जो विक्टिम के साइलेंस पे थ्राइव करता था। उस लड़की का दर्द ने उस प्रेडेटरी सिस्टम की असलियत को एक्सपोज कर दिया। अब ये मेन किंगपिन अनमोल गुप्ता के बारे में बात कर लेते हैं। अनमोल गुप्ता की कहानी 2018 में शुरू हुई मीरपुर बसिया वाराणसी से, जब वो सिकरा के रास्ते पर एक छोटी सी चाउमीन की स्टॉल लगाता था। लोगों के लिए वो एक आम मेहनती लड़का था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी सोच चल रही थी। और यहाँ पे बड़ी सोच का मतलब ही वही है कि एडिक्शन, ड्रग्स, अल्कोहल, ब्लैकमेलिंग, ये है। मतलब बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा कि जो पूछता है आपसे, या आप जब छोटे थे तब आपसे पूछा जाता था कि अब बड़े होकर क्या बनोगे बेटा या बेटी, तो आप बोलते कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन नहीं, अनमोल गुप्ता के लिए ये केस नहीं था। अनमोल गुप्ता के लिए बड़ा कैसे बनना है आपको, ये दारू बेचो, शराब पियो, गांजा बेचो, खुद भी पियो, सब ये चल रहा था। ठीक है, तो यही है जो मेहनती लड़का। सिर्फ 2 सालों में, मतलब 2020 तक, उसने रोड साइड वेंडर से एक मॉडर्न कैफे का मालिक बनने तक का जो सफर उसने वो तय किया, सब कुछ एक स्ट्रेटेजी के साथ हुआ। पहले ओकरा के पास एक फास्ट फूड जो शॉप वो खोली, फिर स्मिथ स्कूल के पास एक आउटलेट ओपन किया। अपने पिता के बिजनेस कनेक्शन का फायदा उठाकर उसने सिगरा के पीछे मोचन में एक प्राइम लोकेशन में, जहां कॉन्टिनेंटल कैफे खोला। अब ब्रांडेड कपड़े, गाड़ी और आईफोन लेके वो सब घूमता रहा था। अब करंट जो सिचुएशन है, इसको अभी पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब ये जो कंट्रोवर्शियल है, मतलब जो डेन है, जहाँ पे जो मेन काम होता है वो है कॉन्टिनेंटल कैफे। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी ये जो कैफे है ये अभी सील्ड है। ठीक है, तो ये नशा का अड्डा था। यहाँ पे जो जनरल होता है ना, बर्गर्स मिलता है, नूडल्स मिलता है, और ये पिज़्ज़ा वगैरह ये सब मिलता है। लेकिन इसके पीछे चल रहा था असली कांड। कॉलेज के नाम पर लड़कियों को फंसाया जाता था, वेटर्स की जॉब्स दिलाया जाता था, हैंगआउट्स होता था, और अंदर जाते ही ओपियम, हेरोइन, दारू, गांजा, सुट्टा, 15 गुंडे इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, लोकल वर्कर्स, वीडियो बनाने वाला, ब्लैकमेल करने वाला, मतलब सबका जो काम थे वो एकदम डेजिग्नेटेड थे। जैसे ऑफिस में होता है ना कि ये मैनेजर है, ये सुपरवाइजर है, ये सीनियर मैनेजर है, ये एसोसिएट है, ये सीनियर एसोसिएट है, तो वहाँ पे भी जो उसके पास जो 15 गुंडा था, उस 15 गुंडा का स्पेशल काम होता था। ठीक है,
तो टोटल ऑलमोस्ट 4000 लड़की की एक्सप्लिसिट वीडियोस वो पुलिस को मिली। बेसिकली एक ओपन पोर्नोग्राफी का धंधा ये कॉन्टिनेंटल कैफे में चल रहा था। और अनमोल गुप्ता को भी पता है, अनमोल गुप्ता का केस पता है आपको, ये आपने राज हुंडा का केस हमने थोड़ा बहुत भी फॉलो किया है। ये अनमोल गुप्ता को भी पता है कि मैं कुछ दिन बाद छूट जाऊंगा, जब ये सब चीज़ें शांत हो जाएगा तो मैं छूट जाऊंगा, ठीक है। तो गंगा की पवित्र के साये में चल रहा था ये दुष्कर्म का बाजार, एक नाइटमेयर फैक्ट्री था। वल्नरेबल लड़कियों को फ्रेंडशिप के ट्रैप में फंसाया जाता था, जानबूझ के उसे ड्रग दिया जाता था, उसे एडिक्ट बनाया जाता था और उसके बाद ब्लैकमेलिंग स्टार्ट। विक्टिम के परिवार ने 6 दिन तक पुलिस के पास गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने क्या किया, पूरी चीजों को अनसुनी कर दी। लापरवाही भी सब नजर आ रही थी। और जब विक्टिम को रोड से लाया गया उसके बाद भी मेडिकल टेस्ट नहीं हुई, ना डीएनए एविडेंस कलेक्ट किया गया। माता पिता के दुख और बेचैनी बढ़ती गई। और जब जनता ने प्रेशर डाला या पब्लिक प्रेशर के कारण, तब जाके पुलिस ने एक कदम उठाया। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मोदी जी जस्ट विजिट किया था तब जाके काम हुआ है, ऐसा नहीं है। मोदी जी का इससे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे मुर्शिदाबाद में बहुत सारा हिंदू लोगों को मारा गया है, जलाया गया है। क्या मोदी जी ने कुछ बोला है? नहीं। और ये सब जो नैरेटिव है ना, ये सोशल मीडिया में चलता है या मेन स्ट्रीम मीडिया में चलता है, लेकिन इसका कोई बेसिस नहीं है। पुलिस के ऊपर प्रेशर मोदी जी ने बनाया, ये नहीं हुआ, ये एकदम झूठ है किसे। पुलिस ने 12 अरेस्ट किया इंक्लूडिंग अनमोल गुप्ता। और पर ये जो 11 है अभी भी फरार है। तो कैफे होटल्स पे रेड हुए, बहुत सारा जो नेटवर्क्स था उन लोगों का, वो कहाँ कैसे काम होता था, वो सब एविडेंस मिला, कलेक्ट किया गया। उसके बाद ये जो ड्रग कल्चर है, कैफेज, हाई एंड बार्स, ये क्या करता है जनरली ये क्या करता है कि जो इनोसेंट लाइफ है उसको तबाह करता है। जनरली आप कहीं कैफे में जाइए या हाई एंड बार्स पे जाइए, वहाँ पे देखिएगा कि एक क्राइम का अड्डा बन चुका है वो सब चीज़ें। और एक चीज़ आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि विक्टिम को हेपेटाइटिस बी हुआ है। अब ये मैंने यहाँ पे बहुत सारा रिसर्च करने की कोशिश किया है कि विक्टिम को पहले से ही हेपेटाइटिस बी था या पेनिट्रेशन के बाद वो हेपेटाइटिस बी यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ है, ये मुझे उतना चीज़ें नहीं मिला है। बट विक्टिम को हेपेटाइटिस बी हुआ है। पेनिट्रेशन से कंडीशन और भी खराब हो गया, मतलब उनका उसके बाद हेपेटाइटिस बी हो जाने के बाद भी उनके साथ ये सब हो रहा था, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड टाइम्स मतलब आप सोच लीजिए, पेनिट्रेशन की वजह से डिजीज ट्रांसमिट और स्प्रेड का जो रिस्क वो बहुत बढ़ गया है। और इनिशियल डेज में क्या हुआ है, मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है, तो उसके कारण जो हेल्थ रिस्क है वो बहुत सीरियस हो गया है। और जिन लोगों ने उनके साथ ये जो अनप्रोटेक्टेड क्राइम्स या अनप्रोटेक्टेड पेनिट्रेशन किया था, उन लोगों का भी सेम सिचुएशन है, ठीक है। विक्टिम का मेंटल ट्रॉमा कितना डीप है कि उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। और ये होता ही है, 7 दिन के दर्द, डर और ह्यूमिलिएशन ने उसे इमोशनली तोड़ दिया। और उनके लिए फ्यूचर में चीज़ों को रिकवर करना या नॉर्मल लाइफ स्पेंड करना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। विक्टिम को समाज का कठोर फैसला का सामना करना पड़ता है, जहाँ सहारा कम मिलता है और इल्जाम ज़्यादा। लोग अक्सर दोष देते हैं, जिसे परिवार और भी तनाव महसूस करते हैं। ये सामाजिक बदनाम करने की सोच विक्टिम की सेहतमंद रिकवरी तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल रिकवरी को करना भी वो बहुत मुश्किल बन जाता है। सोचिए एक लड़की जो बैडमिंटन स्टार बनने का सपना देख रही थी, सिर्फ 7 दिन में उसकी दुनिया बिखर गई। उसके दिल और दिमाग में क्या तूफान चल रहा होगा, डर, शर्म या खुद को दोष देने की मजबूरी। एक एनोनिमस कहानी में उसकी आवाज सुनिए। हर रात वो नाइटमेयर से लड़ती है, हर दिन समाज की कठोर नजर उस पर टिकती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे ट्रॉमा से बाहर आना आसान नहीं होता। भरोसा टूट जाता है, आत्मविश्वास बिखर जाता है, उसे हर कोई अजनबी लगता है, दुश्मन जैसा महसूस होता है। क्या वो कभी फिर नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी, या समाज हमेशा उसको एक विक्टिम के रूप में देखेगी? उसके सपने अब भी जिंदा है या दबे दबे सिर्फ एक यादों की परछाई बन गई है? ये दुख का दर्द सब तक पहुंचना जरूरी है ताकि हम उसकी हिम्मत बने। क्या हम एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं जो उसका सहारा बने? With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.